नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला त्योहार के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है और अपनी मां के साथ भी पौधारोपण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो सीधे आपको रामनगर लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सुनिए। ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगी। दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम अगर किसी के कंधों पर है तो आप सबके कंधों पर है, हमारे नौजवानों के कंधों पर है। साथियों, छात्र राजनीति का यह दौर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, और यह हमें नेतृत्व और जो संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं उससे भी हमको अवगत कराने का काम करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी अपने विचार प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के गुण सीखते हैं और समाज में जो सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका का भी ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं। ठीक प्रकार से हम भी उस सब में सम्मिलित होते हैं जिसको समाज की जरूरत होती है, समाज जिसके लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और अब जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के विचारों से परिचित होते हैं तो हमें न केवल चरित्र निर्माण, नैतिकता की सीख मिलती है, बल्कि समाज जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, निकट भविष्य में हमको किन किन परीक्षाओं में अपने को उत्तीर्ण करना है या उन परीक्षाओं से गुजरना है, उन जिम्मेदारियों का बोध भी हमको इस प्रकार के संगठनों में काम करने से मिलता है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। विश्व में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बराबर इतनी बड़ी फौज हो। मैं कहूं कि दुनिया का एकमात्र संगठन है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच दोनों के मिलकर, दोनों के समन्वय से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। मेरे युवा साथियों, हमें इस शक्ति को नए भारत के निर्माण में लगाना है। नए भारत के निर्माण में हमें अपना योगदान देना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक और युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का काम कर रही है। युवाओं के लिए जहां स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना ने उन्हें नए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्थापित और प्रोत्साहित करने का काम किया है। बहुत सारे नौजवान युवा जिनके अंदर कौशल था, जिनके अंदर प्रतिभा थी, योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज स्किल इंडिया योजना से युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ उत्तराखंड की सरकार भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार अधिकाधिक मिले, इस ऐसी प्रतिबद्धता के साथ आज आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में
बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो या स्कॉलरशिप योजनाएं, रोजगार के नए अवसर और तकनीकी शिक्षा पर आज विशेष रूप से ध्यान देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे और मैं सच बताऊं तो पिछले 2 सालों में हमने लगभग 16,000 नियुक्तियां प्रदेश के अंदर राज्य की जो सरकारी सेवा थी, जो रिक्त पद थे, उन पदों पर की हैं। और वो सरकारी जो नियुक्तियां हैं, एक भी नियुक्ति नकल के बिना हुई है, कोई नकल नहीं हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और जिनको भी रोजगार मिल रहा है, जिनको भी चयन प्रक्रिया में भाग लेकर चयन का अवसर मिल रहा है, वो सारे के सारे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के आज उत्तीर्ण हो रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के जाता हूं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाता हूं, बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे अभिभावक जब मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम आपकी सरकार का धन्यवाद करते हैं, हम आपको बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां जो पिछले कई वर्षों से अनेक परीक्षाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनका मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, कई सालों की पढ़ाई करने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनका चयन क्यों नहीं हो पा रहा है। उनका चयन इसलिए नहीं हो पाता था कि नकल माफिया नकल करवाकर बिना अकल वाले लोगों को चयन प्रक्रिया में पास करवाने का काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को रोका है भाइयों बहनों, इस नकल के अपराध को रोकने का काम किया। और इसमें जैसे ही हमें मालूम चला कि ये प्रदेश के अंदर हमारे युवा भाई बहनों के साथ, हमारे बेटे बेटियों के साथ, गरीब माता पिता के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जो मेहनत है उसकी लूट की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, हमने कहा कि हम 1 मिनट भी विलंब नहीं करेंगे और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई करी और 100 से भी ज्यादा नकल में संलिप्त नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इतना ही नहीं, हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया कि कोई नकल माफिया, कोई भी इस प्रकार के अपराध में संलिप्त होने वाला अब भविष्य में कभी भी इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमने कड़ा प्रावधान किया और 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की 3 वर्ष से लेकर हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। तो रामनगर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर नैनीताल में एक छात्र महासंघ द्वारा आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। सीएम धामी का छात्रों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने अपनी छात्र राजनीति की यादों को साझा कर युवाओं को कई टिप्स दिए और प्रदेश के युवाओं के बीच सीएम धामी की एक धाकड़ लोकप्रियता है। तो युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया और उन्होंने अपनी छात्र राजनीति का भी जिक्र किया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और युवाओं को मुख्यमंत्री ने टिप्स भी दिए। साथ ही युवाओं की बेहतरी के लिए छात्र राजनीति से लेकर अखिल भारतीय हिंदू परिषद की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्र राजनीति को भी याद किया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित गोस्वामी हमारे साथ रामनगर से जुड़ गए हैं। रोहित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महासंघ द्वारा आयोजित सर्वोदय 2024 कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ टिप्स दिए मुख्यमंत्री ने? जी, मैं आपको बताऊं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा रामनगर राजकीय महाविद्यालय में सर्वोदय 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बताओ मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे और उन्होंने यहाँ जो है छात्र छात्राओं को संबोधित किया।
और अपने जीवन काल के जो कॉलेज का समय था, उन्होंने उनको याद दिलाई कि किस तरीके से छात्र छात्राओं में आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपना भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। और साथ ही उन्होंने जो है रामनगर विधानसभा की जो 10 घोषणाएं हैं, उनको जो है घोषणा जो है यहाँ पे अमल में लाई जाएंगी बोला है, और एक मिनी स्टेडियम छात्र छात्राओं के लिए बनाए जाने की घोषणा की है। रोहित, मुख्यमंत्री जी के साथ और कौन कौन से नेता थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे? जी, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो रामनगर विधायक थे वो मौजूद थे, जो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हो गए और शहर मंडल अध्यक्ष हो गए, उसके अलावा जो है प्रशासनिक अमला वो पूरा यहाँ पे मौजूद है। आप जो है मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से जो है हल्द्वानी के लिए रवाना हो रहे हैं। रोहित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक तो ये साफ साफ दिखता है कि युवाओं में जो मुख्यमंत्री को लेकर लोकप्रियता है, जो उनकी पसंद करते हैं युवा उनको, एक वजह ये भी है कि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं और लगातार हम मुख्यमंत्री को ऐसे कार्यक्रम में जाते हुए देखते हैं और युवाओं को खासकर वो संबोधित करते हैं, बल्कि उन्हें आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे प्रेरित किया जाए, ये भी लगातार मुख्यमंत्री करते रहते हैं अपनी जन समस्याओं और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए। जी, मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता काफी छात्र छात्राओं और युवाओं के बीच में काफी है, और वो हमेशा जो है मंच पे जो छात्र छात्रा हो चाहे युवा पीढ़ी हो, उनको आगे बढ़ने के जो है निर्देश देते हैं। और साथ ही जो सरकारी जो योजनाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनका भी जो है वो व्याख्यान अपने भाषण में करते हैं। और खास करके आज तो मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपनी छात्र राजनीति का भी जिक्र किया, यानी कि इन्हीं में से, आज इन्हीं युवाओं में से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इन्हीं लोगों में से उठे हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री उन दिनों को भी याद किया और ताकि युवाओं को अपने से उनको प्रेरणा दे सके। जी, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी ने जो अपने छात्र जीवन की जो राजनीति उन्होंने विद्यार्थी परिषद के साथ की है, उसका जो अनुभव थे वो छात्र छात्राओं के बीच में साझा किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं भी आप लोगों के बीच में से उठ के आज मुख्यमंत्री बनाऊं, और जो छात्रों की राजनीति है उसको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे छात्र छात्राएं थे उनको संबोधित किया। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने के बाद युवाओं को उन्होंने संबोधित किया, साथ ही साथ अपने छात्र राजनीति का भी जिक्र किया कि किस तरह से वो आगे बढ़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा सत्र का गैरसैंण के भराड़ी सैंड में कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष भी सरकार को फिलहाल घेरने के मूड में नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है, क्योंकि यशपाल आर्य का यह कहना है कि एक प्रक्रिया है और सरकार की बाध्यता है कि सरकार को मानसून सत्र भराड़ी सैंड में ही कराना होगा। ये बाध्यता है सरकार की कि सदन 6 माह में आहूत हो, और एक औपचारिकता है, प्रश्न अदायगी भर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे माननीय विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, लगभग 500 से ज्यादा प्रश्न, और बड़े सवाल भी हैं। आपदा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जसपुर से है, जहां सावन महीने में महाकाल के भक्तों पर पत्थर बरसे हैं। शिव भक्तों पर पथराव की खबर सामने आई है। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआ डाबरा में डीजे बजाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, और जानकारी के अनुसार बीती रात शिव भक्त जल चढ़ाने के बाद डीजे बजा रहे थे, जिसको लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पथराव की वजह से कई भक्त घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है घायल अवस्था में।
तो वहीं केदार घाटी में आई आपदा के बाद विभिन्न जगहों पर फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। पहाड़ पर लगातार आफत की बारिश हो रही है। रेस्क्यू टीम के सामने बारिश और भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धन सुमन ने यह कहा कि लिंचौली, भीमवाली और दूसरे जो स्थान है जहां पर श्रद्धालु रुके हुए थे, उन सभी को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित हैं वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचौली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल शेयर करें और आपके सभी जितने भी यात्री हैं हम सभी सुरक्षित हैं। तो वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद गहरी नींद से कोटद्वार प्रशासन वो अब नींद से जागा है और छापेमारी करने के लिए कोचिंग सेंटर को सीज किया गया है। खबर कोटद्वार से है, जहां दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में है। प्रशासन लगातार कोचिंग सेंटर में छापेमारी कर रही है। तो वहीं कोटद्वार में सालों से चल रहे कोचिंग सेंटर के प्रशासन ने छापेमारी की है। तो उत्तराखंड में लगातार कोचिंग सेंटर में वो छापेमारी अब की जा रही है और इस दौरान गेनियल मार्केट में बेसमेंट में चल रहे एक कोचिंग सेंटर को मौके पर सील कर दिया गया, जबकि अन्य कोचिंग सेंटर में भी तमाम तरह की खामियां मिली हैं। कई कोचिंग सेंटर में वेंटिलेशन की व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों को उचित व्यवस्था ना होना पाया गया और प्रशासन की टीम ने ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों को चेतावनी देते हुए व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। तो कोटद्वार में अब क्या क्या कार्रवाई है, तब तक क्या फील होगा? कोटद्वार के अंदर जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसमें बीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे फायर से हैं। तो पूरी टीम ने आज जगह जगह जो है निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समर्पण है और दूसरा आपका बलौनी कोचिंग क्लासेज है, साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर जब हम आए हैं तो यहाँ एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है जो SSC की तैयारी और ND की तैयारी कराते हैं। तो इनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं उनका सही तरह से जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है और इसमें देखने में ये आया है कि जो महत्वपूर्ण जो नॉर्म्स का अनुपालन नहीं है वो ये है कि कोचिंग का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है और अंदर बहुत सीलन भी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसको जो है, चूंकि उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था नॉर्म्स का, उसको। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बीजेपी से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने सोनप्रयाग के साथ साथ कई इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही सांसद ने आपदा रेस्क्यू कार्य का भी निरीक्षण किया। जिस तरह से आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है। जैसे ही मौसम ठीक होगा उनको वहाँ से निकाल लेंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।